स्वागत है दोस्तों विकास शर्मा क्लासेस में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स का ये पहला लेक्चर है। इसके साथ साथ अपन पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में डिमांड को। क्या पढ़ेंगे आज? डिमांड पढ़ेंगे। डिमांड में अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेट में इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार आए हुए हैं, यानी रिपीटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। साथ के साथ साथ इससे जो क्वेश्चन आते हैं नेट के एग्ज़ाम में वो 2 या 3 क्वेश्चन हर बार इस चैप्टर से आते हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान देना चाहिए आपको। तो मैं स्टार्ट करता हूँ डिमांड। अब देखिए डिमांड होती क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। डिमांड होती क्या है, डिमांड का मतलब क्या होता है। तो डिमांड में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले डिमांड में होना क्या चाहिए। आपके पास आपकी बहुत सारी इच्छाएं होती है। क्या होती है? आपकी बहुत सारी इच्छाएं होती है कि ये प्रोडक्ट ऐसा मेरे पास होना चाहिए, जबकि वो होता नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज की कमी हो जाती है या आपके पास पैसे नहीं हो पाते हैं। तो वो क्या नहीं हो पाती है, आपकी डिमांड नहीं बन पाती है। ठीक है, डिमांड के लिए क्या क्या एलिमेंट्स है कि वो डिमांड बन जाती है, तब जाके डिमांड कहेंगे कि ये मेरी डिमांड हो गई। देखिए डिमांड में क्या होता है, सबसे पहले इफेक्टिव डिजायर क्या होती है। जब आपकी डिजायर होती है, डिजायर तो बहुत सारी होती है लेकिन वो इफेक्टिव डिजायर नहीं बन पाती है। डिजायर के लिए इफेक्टिव कैसे बनती है, सबसे पहले इस चीज़ को जानना पड़ेगा अपने को, डिमांड को जानने के लिए। इफेक्टिव डिजायर का मतलब क्या होता है, आपकी डिजायर है, कोई डिजायर है कि मैं इस प्रोडक्ट को क्या करूंगा, खरीदूंगा, ये प्रोडक्ट मैं लेना चाहूंगा, वो डिजायर है। जब अब प्रोडक्ट को लेना तो चाह रहे हो लेकिन आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि खरीदोगे कैसे। तो आपके पास क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट की डिजायर आई, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज होना चाहिए। अब रिसोर्सेज भी हो गए। अब रिसोर्सेज होने के साथ साथ उन रिसोर्सेज को आप क्या कर रहे हो, अपनी डिजायर को फुलफिलमेंट करने के लिए क्या कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो। तब जाके वो क्या बनती है, आपकी इफेक्टिव डिजायर बनती है। क्या बनती है, आपकी इफेक्टिव डिजायर बनती है। जैसे इफेक्टिव डिजायर बनती है, इफेक्टिव डिजायर बन गई, उसके साथ साथ आप उस प्रोडक्ट को क्या कर लेते हो, परचेज कर लेते हो। परचेज का मतलब आप क्या कर लेते हो, एक फिक्स प्राइस पे फिक्स टाइम में उस प्रोडक्ट को ले लेते हो या खरीद लेते हो। वो क्या बनती है, आपकी डिमांड बनती है। तब जाके क्या बनती है, वो डिमांड बनती है। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ सर समझ में आ रही है, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। देखिए अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या है, इफेक्टिव डिजायर ऑफ ए बायर, इफेक्टिव डिजायर ऑफ ए बायर टू बाई ए पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट एट फिक्स प्राइस इन फिक्स टाइम पीरियड, इन फिक्स टाइम पीरियड। तो यही क्या बनती है, आपकी डिमांड बनती है। इफेक्टिव डिजायर में मैंने क्या पढ़ा कि डिजायर होनी चाहिए, डिजायर के साथ साथ रिसोर्सेज भी होने चाहिए और इंटेंसिटी होनी चाहिए उन सेक्रीफाइस करने के लिए, उन रिसोर्सेज की सेक्रीफाइस करो आप उन रिसोर्सेज का उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, वो इंटेंसिटी भी होनी चाहिए। तब जाके वो इफेक्टिव डिजायर बनती है। इफेक्टिव डिजायर बनने के बाद आप पर्टिकुलर क्वांटिटी खरीद लेते हो प्रोडक्ट की और फिक्स टाइम में और फिक्स प्राइस पे खरीद लेते हो। वो क्या बन जाती है, आपकी डिमांड बन जाती है। क्या आपको अच्छे से समझ में आया डिमांड? हाँ हाँ सर हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए अब आगे चलते अपन। मैंने डिमांड में बताया कि पर्टिकुलर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पर्टिकुलर क्वांटिटी फिक्स प्राइस या प्राइस पे या टाइम पीरियड में आप क्या कर लेते हो, परचेज कर लेते हो। वो क्या बन जाती है, आपकी डिमांड बन जाती है। क्या बन जाती है, डिमांड। अब देखिए हिंदी में थोड़ी सी मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ हिंदी में भी, ताकि हिंदी वालों को भी समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए किसी वस्तु की निश्चित मात्रा को, किसी वस्तु की निश्चित मात्रा को निश्चित कीमत पर निश्चित समय पर क्रय करने की इच्छा को क्या कहा जाता है, मांग कहा जाता है। यानी किसी वस्तु की निश्चित मात्रा को निश्चित कीमत पर निश्चित समय पर क्रय करने की इच्छा को क्या कहा जाता है, मांग कहा जाता है। इसे ही बोला जाता है डिमांड। आपको अच्छे से समझ में आ गया कि डिमांड किसे कहा जाता है। इससे क्वेश्चन कभी ना कभी आ जाता है, पूछ लेते हैं। और इससे आया हुआ भी ये क्वेश्चन शायद 2013-14 में आया था इससे ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं डिमांड में, ये भी देख लीजिएगा अपन। एलिमेंट देखिए, डिमांड के एलिमेंट्स देखिए। डिजायर होगी, साधन, साधन, तत्परता, निश्चित कीमत और निश्चित मात्रा। डिजायर, रिसोर्सेज और तत्परता का मतलब होता है एक टाइम पीरियड के भीतर आपको उसके खरीदने की तत्परता होनी चाहिए। और साथ के साथ फिक्स प्राइस और फिक्स क्वांटिटी आप क्या करते हो, परचेज करते हो। ये एलिमेंट्स है डिमांड के। इनमें 3 एलिमेंट्स मेन है, इच्छा, साधन और तत्परता। और 2 है
एलिमेंट्स ये सेकेंडरी आ जाती है, निश्चित कीमत और निश्चित मात्रा। तब जाके आपकी क्या बन जाती है, डिमांड। अब डिमांड आपका कंप्लीट करा दिया मैंने, डिमांड क्या होती है। अब पढ़ेंगे अपन लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड में क्या जानना है आपको वो देखिए। लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम। मांग का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखिए ये बेस है कंज्यूमर और बायर पर। किस पे, कंज्यूमर और बायर, यानी उपभोक्ता या क्रेता पर ये बेस है, ठीक है। इसके साथ साथ ये नियम है वो डिडक्टिव मेथड पर आधारित है और क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी गुणात्मक कथन कहा जाता है। समय कीमत मात्रा को ये लेके चलता है, समय कीमत मात्रा को लेके ये चलने वाला है, इनमें संबंध को बताएगा आपको, ठीक है। निगमन विधि, गुणात्मक कथन, समय कीमत मात्रा को। आपको ये स्टेटमेंट एक वन लाइनर स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि ये मांग का नियम क्या है, क्या ये निगमन विधि पर आधारित है, क्या है, इसे गुणात्मक कथन आता है या मात्रात्मक कथन है, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, ऐसा भी पूछ लेते। और समय कीमत मात्रा इसमें मेन मेजर्स ये है जो आपको पूछ सकते हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। अब मांग का नियम देख लेते हैं अपन। मांग का नियम होता क्या है देख लीजिए, रूल देखिए इसका मांग के नियम का। अन्य बातों के समान रहने पर क्या रखना है आपको, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर क्या रहने चाहिए, स्थिर रहने चाहिए, उनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तभी जाके आपका मांग का नियम क्या होगा, अप्लाई होगा। क्या होगा, अप्लाई होगा। यानी अदर फैक्टर्स आपके रिमेन कांस्टेंट होने चाहिए, और जैसे ही कि प्रोडक्ट की क्या होती है, प्राइस इंक्रीज होती है, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, उस प्रोडक्ट की कम हो जाएगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी। यानी आपकी प्राइस जैसे इंक्रीज होगी, क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। और प्राइस जैसे ही आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी डाउन चली जाएगी, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड उस प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नॉर्मल सी बात है, कोई भी उपभोक्ता कम कीमत पर ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करता है, और जैसे ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी यानी प्राइस बढ़ जाती है, तो वो क्वांटिटी क्या खरीदेगा, ज़्यादा खरीदेगा। यही मांग का नियम है, बहुत सिंपल मांग का नियम है, बस इसको ध्यान में रखना है। लेकिन आपको अन्य बातों को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, स्थिर रखना है। अदर फैक्टर्स को, अदर फैक्टर्स में क्या क्या बातें आएगी वो नीचे दिया हुआ है, मैं बताऊंगा। यानी मांग का नियम क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच इनवर्स रिलेशन को दिखाता है। यानी जैसे आपकी प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम हो जाएगी, और जैसे ही प्राइस आपकी कम होगी, क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। यही आपका मांग का नियम है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। इनवर्स रिलेशन को बात करते हैं इसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, अन्य बातों में क्या क्या आएगा। अब अन्य बातें क्या क्या है ये भी देख लीजिए। अन्य बातों में सबसे पहले उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय को क्या मानना है आपको, कांस्टेंट मानना है। यानी आपकी उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो सीधी सी बात है वो ज़्यादा परचेज करेगा किसी भी क्वांटिटी को, ठीक है। उपभोक्ता की आय क्या होनी चाहिए, जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो उसकी क्रय शक्ति भी बढ़ जाएगी, और परचेज तो ज़्यादा ही करेगा, तो इसको क्या रखना है आपको, कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट रखना है। इसके साथ साथ इंटरेस्ट, उपभोक्ता के किसी चीज़ को लेके इंटरेस्ट हो जाता है, आदत पड़ जाती है किसी चीज़ की, तो वो उसकी कितनी भी प्राइस बढ़ो लेकिन वो परचेज करता ही करता है, तो ये भी क्या होनी चाहिए, आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए। भावी कीमत का अनुमान को भी क्या लगा के चलना है आपको, एस्टिमेशन, कि वो भी कांस्टेंट है। इसके साथ जनसंख्या का आकार भी आपको क्या लेके चलना है, कांस्टेंट लेके चलना है, इसमें भी कोई चेंज नहीं करना चाहिए। यानी अदर फैक्टर्स क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। पूरक व प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत भी क्या रखनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट गुड्स भी क्या की प्राइस भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और मौसम भी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। इसके साथ क्या हो गया, ये अगर सारी बातें क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, मांग के नियम को अप्लाई कर सकते हो। मांग का नियम क्या बोलता है, प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्राइस कम होने पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। ये आपका क्या है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड है। अब जो मैंने ऊपर जो अन्य बातें लिखी है उसको मैंने एक फंक्शंस दिया है, उसमें देख लीजिएगा। डिमांड फंक्शन बोलते हैं इसको, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। डिमांड को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनको इस फंक्शंस में रखा गया है, तो वो देख लीजिएगा। ये इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहा हूँ मैं, मार्केट डिमांड की बात नहीं कर रहा, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। क्वांटिटी ऑफ डिमांड एक्स, ये है क्यू डी एक्स, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ डिमांड एक्स यानी क्यू डी एक्स, ये हो गया पी एक्स, पी वाई, वाई, ई और टी। अब इनकी फुल फॉर्म मैं नीचे बता रहा हूँ, और ये जो साइन है वो है डिमांड फंक्शन का। किसका साइन है ये, डिमांड फंक्शन का। अब क्यू डी एक्स का मतलब होता है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स प्रोडक्ट, ठीक है। अपन किसकी डिमांड कर रहे हैं, एक्स प्रोडक्ट की, ठीक है। और पी एक्स का मतलब हो गया उस प्रोडक्ट की प्राइस, यानी एक्स प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, वो हो गई उसकी पी एक्स। उसके साथ साथ
पी वाई का मतलब क्या हो रहा है, पी वाई का मतलब हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट वाई, यानी उसके कुछ सब्सटीट्यूट्स भी मिल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री भी मिल सकते हैं, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट के, यानी एक्स प्रोडक्ट का कुछ कोई सब्सटीट्यूट भी मिल सकता है या कॉम्प्लीमेंट्री भी मिल सकते हैं, वो हो गया पी वाई। उसकी प्राइस भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। डिमांड में अपन ये पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ डिमांड में। ई का मतलब हो गया एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर, फ्यूचर में, भविष्य में क्या कीमत होने वाली है, वो आ गया। इससे भी आपकी क्या होती है, डिमांड अफेक्टेड होती है। इनकम ऑफ कंज्यूमर से भी आपकी डिमांड क्या होती है, अफेक्टेड होती है। साथ के साथ टी का मतलब टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया कि आपको प्रोडक्ट के का टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस भी क्या रखता है कि अगर आपका है प्रेफरेंस और टेस्ट तो आप क्या कर लेते हो, प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हो। तो इससे भी क्या होती है, मांग अफेक्टेड होती है। और अपन ने लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोला था, लॉ ऑफ डिमांड में बोला था कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड एक्स और पी एक्स, यानी प्राइस ऑफ एक्स, प्रोडक्ट एक्स की जो प्राइस है और क्वांटिटी ऑफ डिमांड में अपन रिलेशन देखते हैं। और जो आपके अदर फैक्टर है, रिलेटेड गुड, इनकम और एस्टिमेट फ्यूचर जो प्राइस है, टेस्टिंग, इनको क्या रखते हैं अपन, कांस्टेंट रखते हैं। ये आपका जिनसे डिमांड अफेक्ट होती है वो मैंने इस फंक्शंस में दे दिया, आपको इसको ध्यान में रखना है तो आप अच्छे से लर्न कर पाओगे। इसके साथ साथ बात करते हैं अपन इस एग्जाम्पल को लेके बात करते हैं डिमांड को अच्छे से समझने के लिए। देखिए, आपकी प्राइस जब 2 रुपीज़ थी तो आप किसी क्वांटिटी को परचेज किया करते थे, उसकी 10 यूनिट को परचेज किया करते थे। जैसे ही उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़कर 4 रुपये होती है तो आप उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कम कर देते हो, क्योंकि वो आपको क्या लगने लगती है, महंगी। तो 8 ही खरीदते हो। फिर जैसे ही उसकी प्राइस और बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्वांटिटी और कम हो जाती है, और प्राइस जैसे ही 8 होती है तो उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड कितनी हो जाती है, 2 ही हो जाती है। यानी ये इन्वर्स रिलेशन को शो कर रहा है। क्या बता रहा है, इन्वर्स रिलेशन को। ये आपका लॉ ऑफ डिमांड का एक बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको ये लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे के लेक्चर देखने के लिए, तो और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल लीजिए। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए।